हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वामित्र। स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। आप हमारी ये चैनल पर फिलोसॉफी आधारित वीडियोस देख सकते हैं और आपको हमारे सभी वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो सके इसके लिए वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर कर हमारे साथ जुड़े और ज्ञान का आनंद उठाएं। आज हम आधुनिक भारत के अन्य दो दार्शनिकों के विषय में अति संक्षेप में बात करने जा रहे हैं। इन दोनों के दर्शन की विधाएं बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन हमने उन्हें इस एक वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। वैसे तो इनके विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परिचय देने का हमारा उद्देश्य होने के कारण यह किया गया है। इसमें माहिती का स्रोत गूगल एवं विकिपीडिया के सौजन्य के साथ लिया गया है, यह भी आपको ज्ञात हो। पहले हम चिंतक एम.एन. रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करेंगे। तत्पश्चात हम विचारक के.सी. भट्टाचार्य के 3 सिद्धांतों पर बात करेंगे। मानवेंद्रनाथ राय का जन्म 22 मार्च सन 1887 के दिन हुआ था तथा उनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 1954 के दिन हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार वे थे। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था। वे मैक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे। वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में भी सम्मिलित थे। मानवेंद्रनाथ राय का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में विशिष्ट स्थान है। राय का राजनीतिक चिंतन लंबी वैचारिक यात्रा का परिणाम है। वे किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने विचारों की भौतिकवादी आधारभूमि और मानव के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों के मध्य समन्वय करना आवश्यक समझा। जहां उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की, वहीं मार्क्सवाद की आलोचना में भी पीछे नहीं रहे। राय ने संपूर्ण मानवीय दर्शन की खोज के प्रयत्न के क्रम में यह निष्कर्ष निकाला कि विश्व की प्रचलित आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियां मानव के समग्र कल्याण को सुनिश्चित नहीं करती। पूंजीवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद तथा अन्य विचारधाराओं में उन्होंने ऐसे तत्वों को ढूंढ निकाला जो किसी न किसी रूप में मानव की सत्ता, स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाते हैं। राय ने अपने नवीन मानववादी दर्शन से मानव को स्वयं अपना केंद्र बताकर मानव की स्वतंत्रता एवं उसके व्यक्तित्व की गरिमा का प्रबल समर्थन किया। वस्तुतः 20वीं सदी में फासीवादी तथा साम्यवादी समग्रतावादी राज्य व्यवस्थाओं ने व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व का दमन किया और उदारवादी लोकतंत्र में मानव कल्याण के नाम पर निरंतर बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से सावधान किया। राय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तित्व की गरिमा के पक्ष में जो उग्र बौद्धिक विचार दिए हैं, उनका आधुनिक युग के लिए विशिष्ट महत्व है। यहाँ इस विषय का समापन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दार्शनिक के.सी. भट्टाचार्य के विषय में। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का जन्म 12 मई
सन 1875 को श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 दिसंबर सन 1949 में हुई थी। वे बंगाल शिक्षा सेवा से बहाल होकर कई कॉलेजों में व्याख्याता रहे। 1930 में उन्होंने हुगली कॉलेज के स्थानापन्न प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करते हुए अवकाश ग्रहण किया। अमलनेर के भारतीय दर्शन संस्थान के निदेशक के पद पर भी वे कुछ दिन रहे। 1935 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के पंचम जॉर्ज प्रोफेसर का पद उनको दिया गया। प्रस्तुत है उनके दर्शन के विकास की अवधियाँ। कृष्णचंद्र भट्टाचार्य के दर्शन के विकास को 3 सुस्पष्ट अवधियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम अवधि 1918 तक, द्वितीय अवधि 1925 से 1932 तक और तृतीय 1934 से 1938 तक। प्रथम अवधि में जिस मुख्य विषय को उन्होंने लिया वह निश्चित और अनिश्चित के स्वरूप तथा इन दोनों के मध्य संबंध की समस्या थी। निश्चित वह है जिसका अनुभव इतना सुस्पष्ट हो कि कम से कम अनुभव के समय तो उसके किसी एक पक्ष या पूरे के बारे में किसी भी तरह का कोई संदेह विद्यमान न हो। अनिश्चित ठीक इसके विपरीत है। इस अर्थ में इंद्रियानुभववादियों के लिए जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा प्राप्त है वह निश्चित है। इसी तरह से तर्क बुद्धिवादियों के लिए विषय का तार्किक, संप्रत्यायात्मक और संबंधात्मक पक्ष निश्चित है। इंद्रियानुभववादियों तथा तर्क बुद्धिवादियों दोनों के ही अपने अपने निश्चित है जिनसे वे आरंभ करते हैं तथा जो उनकी स्वीकृति के आधार स्तंभ व अंतिम मानदंड है। किंतु फिर भी दोनों ही तत्संबंधी अनिश्चित से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाए हैं। हरेक ने जहाँ तक संभव हो सका है अपने अनिश्चित की व्याख्या अपने निश्चित की भाषा में ही करने का प्रयास किया है, किंतु फिर भी इसमें अनिश्चित का कुछ अंश सदा विद्यमान रहा है। यह जो विवरण दिया गया है वह भट्टाचार्य के एक लेख द प्लेस ऑफ इनडेफिनेट इन लॉजिक में उपलब्ध है। किंतु भट्टाचार्य की यही विचारधारा उनके 2 लेखों सम एस्पेक्ट्स ऑफ नेगेशन और द जैन थियरी ऑफ अनेकांतवाद में 2 भिन्न रूपों में विकसित हुई। अपने दूसरे लेख द जैन थियरी ऑफ अनेकांतवाद में भट्टाचार्य ने दिखाया है कि ठीक यही बात कुछ भिन्न रूप में जैन दर्शन के अनेकांतवाद के मूल में है। द्वितीय अवधि, यहाँ तक यह बताया गया है कि तर्क बुद्धिवादी किस तरह से कई चरणों में अनिश्चित तत्व को निश्चित में परिवर्तित करता है। इसके अतिरिक्त अपनी पुस्तक द सब्जेक्ट एज फ्रीडम में भट्टाचार्य ने इन्हें भी बार बार दत्त के पक्ष में बताया है। बाहर से दिखाई देने वाला अपना शरीर, अपने शरीर का आंतरिक अनुभव, अभाव के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान और विभिन्न प्रकार के ज्ञात अभाव तथा बिंब प्रत्यय आदि। अपने लेखों शंकरास डॉक्ट्रिन ऑफ माया, करेक्शन ऑफ एरर एज अ लॉजिक प्रोसेस और द फॉल्स एंड द सब्जेक्टिव में भट्टाचार्य ने मिथ्या के संप्रत्यय में निहित वास्तविक समस्याओं का विस्तृत विवरण दिया है और यह बताया है
कि इन समस्याओं का समाधान किस तरह से होना चाहिए और उसमें क्या क्या बातें निहित है। सच्चाई के ज्ञान के पहले ऐसी मिथ्या वस्तु स्थान विशेष में प्रतीत होती थी जिसमें अन्य वास्तविक वस्तुएं थी, किंतु सच्चाई के ज्ञान के बाद यह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है कि न केवल वह वस्तु उस समय उस स्थान में नहीं थी, अपितु उसका इस स्थान में होना कभी संभव ही नहीं था। किंतु इसके आधार पर तत्काल ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह वस्तु कुछ नहीं है या कुछ नहीं थी। फिर भी यह नहीं हो सकता कि वह वास्तविक दिक्क में स्थित कोई वस्तु रही है। इस बात का तात्पर्य केवल यह है कि एक वस्तु के किसी स्थान में दिखाई देने के बाद अब यह दावा किया जाता है कि वह असल में विषयिता का एक प्रकार मात्र थी, पर वस्तु के रूप में प्रतीत हुई थी। प्रकाशांतर से बात यह हुई कि उस चीज की प्रतीयमान विषयता का लोप होकर उसका विषयता के रूप में किसी तरह अनुभव किया जाता है। भट्टाचार्य इस बात से अद्वैत वेदांत के पक्ष में और भी निष्कर्ष निकालते हैं। तृतीय अवधि परम तत्व या ब्रह्म के इसी प्रत्यय को भट्टाचार्य ने अपने चिंतन की तृतीय अवधि में अपने लेख द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसॉफी में धैर्यपूर्वक विकसित किया है। ब्रह्म वह सत्य है जिसकी सत्तात्मक स्थिति की मांग है। वह एक प्रतीकात्मक सत्य है, शाब्दिक सत्य नहीं। इस लेख की दो अन्य नई विशेषताएं हैं। भट्टाचार्य ने इस संप्रत्यय का विकास सोपानिक क्रम में इन तीन अन्य संप्रत्ययों के विस्तृत विश्लेषण के द्वारा किया है। इंद्रियानुभविक तथ्य, स्वयंभू वस्तु सामान्य और विषयी निष्ठता उत्तम पुरुष मैं वास्तविकता के रूप में। जो लेख की विशेष रूप से उल्लेखनीय नई बात है वह यह कि भट्टाचार्य के अनुसार ब्रह्म को तीन वैकल्पिक रीतियों से प्रतीकात्मक रूप में सोचा जा सकता है। आगे जिन्हें यह समझने की रुचि हो उनके लिए स्पष्ट करेंगे। आगे एक जगह कृष्णचंद्र कहते हैं, इस ब्रह्म का तीन वैकल्पिक रूपों से ज्ञान हो सकता है। चरम सत्ता के रूप में, इस रूप में वह ऐसा सत्य है जो अंतिम आत्म अभेद है, इस रूप में कि उसका अन्य किसी चीज से भेद नहीं किया जा सकता। पूर्ण विच्छेद, पूर्ण स्वातंत्र के रूप में, जिसमें विच्छेद की प्रक्रिया उच्चतम सीमा पर पहुंच गई हो और कोई ऐसी चीज शेष न रहे जिससे अभी विच्छेद होना बाकी हो। उक्त दोनों विकल्पों के अनियत क्रमांतरण के रूप में ये तीनों विकल्प वक्ता के दृष्टिकोण से ब्रह्म के तीन वैकल्पिक वर्णन है, उसके यथार्थ चित्रण नहीं है। इसके साथ ही तीनों विकल्प समान रूप से किंतु एक साथ नहीं सत्य के कथन है। इन विकल्पों में से प्रथम अद्वैत वेदांत का है, दूसरा माध्यमिक बौद्ध दर्शन का और तीसरा हेगेल तथा शैव मत का। यदि प्रत्यक्ष ब्रह्म को सत्य के रूप में मानता है और दूसरा स्वतंत्रता के रूप में, तो तीसरा मूल्य के रूप में मानता है, जो सत्ता के साथ साथ सतत विभेदन भी है। हेगेल सत्य और स्वतंत्रता के
अनियत क्रमांतरण को नहीं समझ पाए और इसीलिए इन दोनों की एकता की बात गलती से कर गए। मूल्य के संप्रत्यय का पूर्ण विवेचन भट्टाचार्य ने अपने द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू में किया है। उन्होंने इस लेख में एक बार फिर यह दिखाया है कि भावना, ज्ञान और संकल्प के क्या क्या कार्य है। उन्होंने भावना को मुख्य बताया है तथा ज्ञान और संकल्प को गौण। अंत में दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।